Nomination of Rajya Sabha members by the president was taken from the constitution of. राज्यसभा के कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ये आप जानते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी जानते हैं. was taken from the constitution of, ये आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं. तो बताइए क्या होगा, यूएसए, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर फ्रांस. देखिए ये सब क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि क्यों जो है बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि कुछ जो चीज़ हैं, अब इस क्वेश्चन में ही देख लीजिए, कुछ जो चीज़ हैं बेसिक चीज़, फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका, ओके, प्रेसिडेंट का हो गया, कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना, इमरजेंसी कहाँ से लिया, लेकिन ये सब कभी कभी थोड़े से अलग है, ठीक है ना. तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से, ठीक है ना, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखिएगा, IRE होगा. तो आयरलैंड से लिया गया है. आयरलैंड से और भी चीज़ लिए गए हैं, जैसे कि हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके. फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन वहीं से लिया गया है, ठीक है ना. और बाकी देखिए, बाकी जो है यूएसए से क्या है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान. फिर क्या है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. फिर क्या है आपका इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. फिर आपका है सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट, यूएस से लिया गया है. जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूएसए से लिया गया है, ठीक है. और साउथ अफ्रीका से हमारा लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया आपका अमेंडमेंट्स, ठीक है ना. और फ्रांस से तो ऐसा, हाँ फ्रांस से भी लिया गया आपका जो फ्रैटर्निटी, इंटेग्रिटी और लिबर्टी का जो कंसेप्ट फ्रांस से लिया गया. द फाइनेंस कमीशन इज, जो वित्त आयोग है वो क्या है, परमानेंट बॉडी है, एनुअल बॉडी है. परमानेंट मतलब कि परमानेंट एकदम अस्थाई, एनुअल जो साल में होता है, ट्राइनियल मतलब हर 3 साल पे, क्विनक्वेनियल मतलब हर 5 साल पे. बताइए क्या होता है. अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया है भाई. तो आंसर आपका होगा फोर्थ, हर 5 साल पे जो है इसका गठन होता है, ठीक है ना. और वित्त आयोग हर 5 साल पे अपॉइंटेड होता है, यह आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है. वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किया जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर, जो कैग होता है, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया का, वह दोस्त होता है, फिलोसफर एंड गाइड होता है किसका, कौन सी कमेटी के लिए, पब्लिक अकाउंट्स के लिए, एस्टिमेट्स कमेटी के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, या फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए. बताइए. तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, ठीक है ना. कैट दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है. तो जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट कैग के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना, वह पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है एग्जामिन होने के लिए. उसके बाद ही पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है. इसलिए कैग को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फ्रेंड कहिए या फिर फिलोसफर गाइड कहा जाता है. द नेम ऑफ द लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड वाज चेंज टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. कब चेंज किया था, किस एक्ट के तहत जो है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी आइलैंड का नाम चेंज करके लक्षद्वीप किया गया था. बताइए आंसर क्या होगा. तो आंसर होगा आपका 1973, ठीक है ना, 1973 में चेंज किया गया था. यूनियन टेरिटरी पहले 9 थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से यह संख्या 8 हो गई, जिसमें दमन दीव और दादर एंड नगर हवेली को मिलाकर एक किया गया. और जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना. और बाकी है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप. Under which article of the Constitution of India can the fundamental rights of the members of the armed forces be specifically restricted? हाँ, फंडामेंटल राइट्स तो सबके हैं, पर आर्म फोर्स का कुछ राइट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं. तो ये किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 33 के तहत. बहुत कुर्बानी देते हैं रे बाबा, वो सैल्यूट है उनको. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट, मतलब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो मेंबर्स तो नहीं होते पार्लियामेंट के, पर एड्रेस कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। तो आपका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, ठीक है ना, चीफ लीगल एडवाइजर और हाईएस्ट लीगल ऑफिसर भी होते हैं गवर्नमेंट का। और यह भारत के किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग कर सकते हैं और पार्लियामेंट में भी, पर वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। और यह प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। शैडो कैबिनेट इज द फ्यूचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ, जो शैडो कैबिनेट है एक टाइप का प्रशासनिक व्यवस्था है, वो किस देश का है? ब्रिटेन का, यूएसए का, फ्रांस का या जापान का? चलिए आंसर होगा आपका ब्रिटेन, ठीक है, क्या होगा? ब्रिटेन होगा। शैडो कैबिनेट का सिंपल मतलब है कि जो भी अपोजिशन होते हैं, तो अपोजिशन में कुछ सीनियर लीडर्स का ग्रुप होते हैं और वो लीडर इन अपोजिशन के लीडरशिप में एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, जो गवर्नमेंट का, जो कैबिनेट का हर एक मेंबर को ध्यान में रखते हैं, उनका शैडो बनते हैं, ठीक है ना। हर एक मेंबर का काम उनका जांचा जाता है, ठीक है ना। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बोथ हाउसेज पार्लियामेंट के, राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर्स द्वारा, या फिर केवल लोकसभा के मेंबर्स द्वारा? तो आपका आंसर होगा फोर्थ नंबर, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन, जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया के, उनको अधिकार है किसी भी ऑडियंस करने का, मतलब अपनी बात रखने का, ठीक है ना। कहाँ पे? एनी सेशन कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या एनी कोर्ट में ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सिंपल आंसर है एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 76 उनको ये आज़ादी देती है, 76, ठीक है। और वह सुप्रीम कोर्ट के 143 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। If the Union Parliament is to assume legislative power over and subject included in the state list, the resolution to the effect has to be passed by which of the following? देखिए वैसे तो यूनियन पार्लियामेंट जो है, क्वेश्चन जान लीजिए पहले कि यूनियन पार्लियामेंट अगर स्टेट लिस्ट पे उस पर छेड़छाड़ करना चाहती है, ठीक है, उस पर अपना लेजिस्लेटिव पावर जमाना चाहती है, तो जो रिजोल्यूशन पास होगा वो किस हाउस में पास होना चाहिए, ठीक है ना, पार्लियामेंट के। तो देखिए अब बात ऐसा है कि यूनियन पार्लियामेंट में जो है जनरली जो स्टेट लिस्ट होते हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, पर अगर ज़रूरत पड़ती है नेसेसिटी के केस में स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पर उसे राज्यसभा की, क्या, राज्यसभा के, ठीक है ना, स्टेट लिस्ट है तो राज्यसभा के ही 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके पास होगा। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट, चेयरमैन कौन होता है भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, संसद का? तो वो होता है द लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। अभी आप कमेंट में बताइए कि कौन है अभी ऑपोजिशन पार्टी का लीडर, ठीक है। बाकी इस कमेटी का काम है कि जो भी एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चा होता है सरकार का, उसका ऑडिट करना, मतलब उस पर नज़र रखना, और ये स्पीकर के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया के, वो रिमूव किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस है, या फिर लोकसभा द्वारा प्रेसिडेंट के एडवाइस है, या फिर राज्यसभा लोकसभा मिलके, या फिर राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके? बताइए आंसर इसका। तो आंसर होगा 3, राज्यसभा विद द कंकरेंस ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा मिलके। इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जो प्रेसिडेंट में पड़ती है, ठीक है ना, महाभियोग जो चलाया जाता है, वो फॉर्मली इसमें इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी भी मिलती है तो वे रिमूव हो जाएंगे, ओके। द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका काम क्या है, उनका कार्य क्या है? कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के एब्सेंस में हाउस के कार्य को प्रोसीड करना। ऑफिशिएट एज ए स्पीकर व्हेन अ स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, ओके। मतलब जब
स्पीकर जो है पता चल रहा है कि अभी नहीं होगा तो उसके एवज में जो है स्पीकर के जगह लेना, या फिर स्वेरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, और चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ मेंबर आर इन ऑर्डर। सर्टिफिकेट जो है चेक करना मेंबर्स का। ओके, तो आंसर होगा आपका 3, स्वेरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज, जब तक एक रेगुलर स्पीकर इलेक्ट नहीं होता है तब तक स्वेरिंग करवाना, मेंबर्स का शपथ दिलवाना, एंड होल्ड चार्ज। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के मेंबर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, या फिर विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर्स, या फिर लोगों के द्वारा, या फिर लोकसभा के द्वारा। बताइए आंसर क्या होगा फटाफट। तो इसका आंसर होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसी के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, जो राष्ट्रपति हैं भारत के, द हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, स्टेट के हेड होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं, या स्टेट एंड गवर्नमेंट के हेड होते हैं, या हेड ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। बताइए। गड़बड़ेशन इसी को बोलते हैं। चलिए, तो आंसर होगा आपका द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है ना। अब हेड ऑफ द स्टेट कहने का मतलब, स्टेट मतलब राज मत समझ लेना रे बाबा। ठीक है ना। हेड ऑफ द स्टेट मतलब पूरा इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, यूनियन, स्टेट सब आ जाती है। ठीक है ना। तो स्टेट होते हैं, और जैसा कि जानते हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं सैन्य बल के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। फिर बिना प्रेसिडेंट की परमिशन से किसी भी स्टेट का नाम नहीं बदल सकते हैं, ना ही अलग कर सकते हैं, और भी हैं बहुत सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसाइडेड बाय ए नॉन मेंबर, मतलब कौन सा ये जो सभा है, परिषद हैं, वो नॉन मेंबर मतलब उसके मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी प्रिसाइड करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, या विधान परिषद के? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका राज्यसभा। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं ना, वो किसी भी सदन के मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है। अगर होते भी हैं तो उनको उसी दिन रिजाइन करना पड़ता है। What is the maximum number of starred question that can be asked in Lok Sabha on a particular day? किसी भी एक पर्टिकुलर दिन पे कितने नंबर ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर? तो आंसर होगा आपका 20 से ज़्यादा आप नहीं पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के? ठीक है ना, जो चुने जाते हैं राज्यसभा के। तो आंसर होगा आपका 238। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये राज्यसभा का जो मेंबरशिप है वो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। कंफ्यूजन भी। देखिए, मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? ठीक है, तो मैक्सिमम सीट आपका हो सकता है 250 मैक्सिमम सीट। पर अभी अभी कितना है? 245। अभी है 245। ठीक है। 233 आपका इलेक्टेड। ठीक है। और 12 नॉमिनेटेड। ठीक है। ये अभी हैं फिलहाल में, पर मैक्सिमम हो सकते हैं आपका 250। 250, 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। ठीक है। व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स? सुप्रीम कोर्ट का जो एक फंक्शन है जुडिशियल रिव्यू, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है। रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट, अपना ही जजमेंट को रिव्यू करना। रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, जो जुडिशरी का काम चल रहा है कंट्री में उसको रिव्यू करना। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज, जो भी लॉ बनाया गया पार्लियामेंट में उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं। या अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो है पीरियोडिक रिव्यू करना कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला,
ठीक है। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, कोई भी लॉ बनाया गया है उसका जो है संविधानिक पक्ष मजबूत है या नहीं, मतलब वो सही है या नहीं, ठीक है ना। मतलब जो भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं या जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो संविधान के अंतर्गत आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित करता है। Who among the following was the first politician to become a chief minister of a state and prime minister of India? कौन इनमें से निम्नलिखित में से हैं जो फर्स्ट पॉलिटिशियन जो चीफ मिनिस्टर भी बने स्टेट का और प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के बने? ओके, बताइए। मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, एच डी देवेगौड़ा या फिर मिस्टर चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह? आंसर होगा आपका 4, मिस्टर चरण सिंह, ठीक है ना। तो ये जो है ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है ना। इस श्रेणी में एच डी देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी भी हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। पहला जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग शास्त्री जी, फिर आए गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, तब चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो कंटरमिनस विद द टेन्योर ऑफ द लोकसभा के जितना समय का होता है, या फिर प्रेसिडेंट का समय कार्यकाल जितने समय का होता है, या एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, जब तक मेजोरिटी का सपोर्ट उसको मिल रहा है तब तक लोकसभा में, या फिर 5 ईयर, 5 साल। तो आंसर आपका बताइए क्या होगा? आंसर आपका होगा 3rd। ओके, जब तक उसको मेजोरिटी का सपोर्ट मिल रहा है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। और ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो ना तो इलेक्टेड होते हैं ना ही नॉमिनेटेड होते हैं, ये होते हैं अपॉइंटेड प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। अब क्या है कि ये मेजोरिटी पार्टी के लीडर को बनाया जाता है या खुद प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है ना। खुद प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये केस कब हुआ था? ये 1979 में हुआ था, जब नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को अपॉइंट किया था, जब जनता दल की सरकार गिर गई थी, बुझे। इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर? प्रोविजनल पार्लियामेंट में, अस्थाई पार्लियामेंट, संसद, कितने मेंबर्स थे बताइए? तो आंसर होगा आपका 296, 296, ठीक है ना। संविधान लागू होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही प्रोविजनल पार्लियामेंट मान लिया गया था, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स वाज द टर्म ऑफ द लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 ईयर्स? कितनी बार लोकसभा को बढ़ा के 6 साल किया गया? समय तो 5 साल का ही होता है ना लोकसभा का, लेकिन उसको बढ़ा के 6 बार किया गया है। तो सिंपल, एक बार। कब किया गया? 1971। ओके, 5th लोकसभा को एक्सटेंड किया गया था, जो 6 साल तक नहीं, जबकि 5 साल 10 महीना और 6 दिन तक रहा था, ठीक है ना। पर चलो एवरेज इसको 6 मान रहे हैं, चलो ठीक है। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया? तो जो संविधान सभा थी उसका जो एडवाइजर मतलब सलाहकार कौन थे इसमें से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या के एम मुंशी? सो बताइए। राजेंद्र प्रसाद तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट ही थे। बी आर अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सो बी एन राव हमारा आंसर होगा। ओके, बेनेगल नरसिम्हा राव एक ब्यूरोक्रेट थे, डिप्लोमेट थे, और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो संयुक्त राज्य का सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। सो आंसर होगा आपका डॉक्टर सर बी एन राव। ओके, और के एम मुंशी तो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो ये फॉर्म किए थे। द सुप्रीम कोर्ट इज empowered टू सेटल इलेक्शन disputes ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको पावर है कि वो इलेक्शन को सेटल करता है, ठीक है ना। सामंजस्य बैठाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का डिस्प्यूट में, ठीक है ना। तो वो क्या है उसका? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एपलेट है, एडवाइजरी है, या फिर मिसलेनियस है? चलो सबके बारे में हम बताएंगे, रुको जरा, सब्र करो। चलिए, तो आंसर इसका जान लीजिए पहले। आंसर इसका होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन।
तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सुलझाता है। यहाँ ओरिजिनल से क्या मतलब है, ठीक है ना, ओरिजिनल से यहाँ पे क्या मतलब है, तो ओरिजिनल से मतलब है कि यहाँ पर कोई अपील करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट खुद केस को उठा सकता है चाहे तो, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। अब जो है एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि जो केस अपील के तहत आता है, ठीक है ना। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि किसी केस का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं, और यह केवल एडवाइस ही होता है, प्रेसिडेंट पर मतलब जोर नहीं रहता है। और मिसलेनियस तो मतलब खिचड़ी। हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, ठीक है ना, मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का, स्टेट के लिए जो भी लॉयर हैं वो हाईएस्ट ऑफिसर उसमें कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल। तो आंसर आपका होगा इसमें, बताइए, इसमें होगा एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, क्या एडवोकेट जनरल। ध्यान दीजिएगा, स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल हाईएस्ट होता है और कंट्री के लिए अटॉर्नी जनरल, मतलब सेंट्रल के लिए, ठीक है ना, क्या अटॉर्नी जनरल। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इन इंडिया में भी क्रिएटेड और एबोलिश्ड बाय द, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, विधान परिषद राज्य के, वो बनाए जा सकते हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के रिकमेंडेशन से, या पार्लियामेंट के द्वारा, या पार्लियामेंट के द्वारा आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेज अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, जब विधानसभा एक रिजोल्यूशन पास करता है तब, या फिर गवर्नर ऑन अ रिकमेंडेशन बाय द स्टेट कैबिनेट के रिकमेंडेशन गवर्नर द्वारा। चलिए, तो आंसर आपका होगा 3, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है ना, आफ्टर, जब स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करता है उसके लिए तब, ठीक है ना। सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर, सिक्किम को एक राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में। तो आंसर होगा आपका 1975 में, ठीक है ना। सिक्किम राज्य का गठन जो है 16 मई 1975 को हुआ। यह संविधान के 36वां संशोधन के अंतर्गत हुआ। बाकी और राज्य का फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश आपका हुआ कितना में, 1953 में आंध्र प्रदेश, 1953, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, फिर हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972, सिक्किम 75, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 87, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000। अ पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, एक पर्सन जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता है कहाँ से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा नहीं, तीन से ज़्यादा नहीं, या चार से ज़्यादा नहीं। सिंपल आंसर है इसका, होगा आपका दो से ज़्यादा नहीं, ठीक है। दो से ज़्यादा से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा कोई भी पर्सन नहीं लड़ सकता। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मेंबर्स, ठीक है ना, 15 लोकसभा से और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है ना। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनाया गया था कमेटी, ठीक है। इसका काम है कि जो GOI 1919, और इसका काम है कि ये, इनका काम क्या है कि रिपोर्ट को ऑडिट करना है, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ, तो फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेकंड नो कॉन्फिडेंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितना समय का, ओके। तो आंसर आपका होगा 6 महीना। बढ़िया है, 6 महीना में पार्टी अपना व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट। अमॉन्ग द टैक्स रिवेन्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज, जो टैक्स रिवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, या यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तो आंसर आपका होगा ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत यही है,
एक्साइज ड्यूटी मतलब इंडिया में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर पे टैक्स लगते हैं उसे ही वही एक्साइज टैक्स होते हैं, ठीक है ना, ड्यूटीज कह लो। Who among the following presides over the Lok Sabha in the absence of a speaker or deputy speaker of the Lok Sabha? लोकसभा में स्पीकर भी ना रहे, डेप्यूटी स्पीकर भी ना रहे, तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन देख लीजिए। अ मेंबर अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हुआ कोई मेंबर, या फिर अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट इन द हाउस, मतलब हाउस में जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट हैं वो नॉमिनेट होते हैं, या फिर अ पर्सन फ्रॉम द पैनल फाउंड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा द्वारा एक पैनल बनाया जाता है, उसमें से ही किसी एक पर्सन को, या सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, या सीनियर मोस्ट मेंबर। तो आंसर आपका होगा सिंपल, अ पर्सन फ्रॉम द पैनल फाउंड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर द्वारा जो पैनल बनाए जाते हैं उसी का कोई एक मेंबर। द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, जो कास्ट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? तो जो कास्ट वर्ड है, ओके, वो डिराइव किया है पोर्तुगीज लैंग्वेज से। कहाँ से? पोर्तुगीज से, जिसका मतलब होता है रेस या ब्रीड। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी इनिशिएटेड, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं हटाने के लिए, ठीक है ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो उनका इनिशिएटेड मतलब शुरुआत उसका कहाँ पे लाया जाता है? संसद के किस हाउस में रखा जाता है? तो आपका आंसर आपका होगा लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा में ही, इन द लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है अगर मेजोरिटी के साथ नो कॉन्फिडेंस किसी के पक्ष में गया तो। मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना, समझे? जैसे अमेरिका में आपका प्रेसिडेंशियल है, इंडिया में नहीं है, ठीक है ना, अमेरिका में आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो भी कार्यपालिका के मेंबर्स होते हैं वो क्या आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, जो वहाँ वहाँ भी दो हाउस है, ठीक है ना, तो या दोनों हाउस से आते हैं, या फिर आर ओनली फ्रॉम द पॉपुलर हाउस जो होता है वहाँ से आते हैं, या आर नॉट मेंबर्स ऑफ इधर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होते हैं, या बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट, या अपॉइंटमेंट के बाद वो मेंबर का लेजिस्लेचर का मेंबर बनते हैं। बताइए आंसर क्या? अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आंसर होगा आपका थर्ड नंबर, ठीक है ना, किसी भी हाउस का वह लोग मेंबर्स नहीं होते हैं। द कमिटी अपॉइंटेड इन द 1977 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज व चेयर्ड बाय, जो 1977 में जो कमेटी बना पंचायती राज का देख रेख के लिए, वो किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई? बताइए। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, के एन काटजू, या फिर जगजीवन राम? एक्चुअली बलवंत राय से मुझे सनी देओल का डायलॉग याद आ गया, बलवंत राय के कुत्ते। चलिए, तो वो नहीं है, खैर यहाँ पे दूसरा है बलवंत राय, ठीक है। तो आंसर आपका होगा अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता। खैर बलवंत राय मेहता कमेटी भी पंचायती राज से ही रिलेटेड था, पर वह 1957 में गठित किया गया था। और एक और था आपका एल एम सिंघवी कमेटी, जो राजीव गांधी द्वारा 1986 में अपॉइंटेड किया गया था, ठीक है। इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स अ कमिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इट इज़ नोन एज, अगर पार्लियामेंट कोई कमेटी बनाता है कोई विशेष पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? ज्वाइंट कमेटी, परमानेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, या फिर एडहॉक कमेटी? आंसर होगा आपका एडहॉक कमेटी, ठीक है ना। क्या होगा? एडहॉक कमेटी। इनका काम जो है, इनका काम खत्म, ये खत्म, ठीक है ना, कमेटी भी खत्म। जैसे कोई विशेष एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके कोई घोटाला हो गया उसको लेके, तो ये यही बोला है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी का काम कंटिन्यूस होता है। हाँ, ये आप कहिएगा तो कमेटीज पे एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, जो अंदर की बातें जानने में पार्लियामेंट की। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य के विधानसभा होते हैं उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना प्रिस्क्राइब किया है कॉन्स्टिट्यूशन में? 500, ठीक है ना, मतलब
500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। और मिनिमम क्या किया गया है, और मिनिमम है आपका 60 से कम नहीं हो सकते हैं। पर कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में मिनिमम 30 है, मिजोरम 40 है और नागालैंड 46 है। ओके, तो कम तो गए हैं, पर 500 से ज़्यादा अभी तक किसी का नहीं गया है। इन विच कंट्री फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। अपर हाउस का मतलब राज्यसभा, ठीक है ना। लोअर हाउस मतलब लोकसभा। तो जो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का मतलब होता है बजट, मनी बिल आदि, ठीक है ना। तो किस देश में जो है वो अपर हाउस में इसका इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आंसर होगा आपका जर्मनी, ठीक है ना। जर्मनी में इसको ऑर्डिनरी बिल ही माना जाता है। सो राज्यसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। बाकी इंडिया में तो इनिशिएट लोकसभा में होता है, पर राज्यसभा में भी जो है ये जाती है, पर राज्यसभा का इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। स्पीकर भी वोट करता है लोकसभा में, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। ओके, साउंड वोट क्या होता है भाई, पता नहीं। ओके, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट, इनडायरेक्ट, आंसर होगा आपका कास्टिंग वोट। क्या होगा, कास्टिंग वोट। और ये तब होता है जब पार्लियामेंट में टाई की स्थिति आती है, बराबरी की स्थिति आती है कोई भी मैटर्स पे। ओके, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, हाँ ठीक है ना। और या फिर स्पीकर को ही हटाने के लिए रिजोल्यूशन पास होता है उस केस में। बढ़िया वोट नहीं है भाई। चलिए ठीक। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, तंत्र है, वो क्या है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या गवर्नमेंटल। तो ठीक है, सोशल अच्छी सिस्टम है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका है वो है आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कहने का ही, प्रैक्टिकली कहने का इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग। आप सारे अधिकार दे दो, सोशल दे दो, इकोनॉमिक दे दो, गवर्नमेंट, और यही अधिकार नहीं दो तो फिर कोई मायने नहीं रह जाता है डेमोक्रेसी का। ओके, सो आंसर होगा आपका पॉलिटिकल। इन इंडिया वुमेन हैड नेवर बीन अ चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ, मतलब इंडिया में अभी तक किस राज्य में अभी तक वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, बताइए आंसर। चलिए, तो आपका आंसर होगा इसमें से महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है, ठीक है। बाकी तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो बनी ही है, और उत्तर प्रदेश में तो जो सबसे पहली चीफ मिनिस्टर वुमेन थी वो उत्तर प्रदेश की ही थी, सुचिता कृपलानी, है ना। राजस्थान में भी बन चुकी हैं वसुंधरा राजे, और तमिलनाडु में भी बन चुकी हैं, है ना। तमिलनाडु में तो दो दो शायद बन चुकी हैं, और बाकी और भी राज्य हैं, पर फिलहाल अभी इतना ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में अभी तक नहीं बने। द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आर्टिकल के किस आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अंडर इसमें क्या नहीं आता है, पीएम का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देना, या फिर इलेक्शन सिंबल देना पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये सिंबल देता है, ठीक है ना, चिन्ह, चुनाव चिन्ह देता है, रिकॉग्निशन भी देता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी करवाता है। पर ये नया है बे, इलेक्शन जो है पीएम का इलेक्शन थोड़े करवाता है। अच्छा, पीएम का इलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता है, वो तो अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। इलेक्शन के बाद जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होता है उसी पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होता है। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट ही, जब कोई भी जो संविधान संशोधन बिल जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास, तो वह क्या, कैन विद होल्ड इज एसेंट, मतलब वो अपना स्वीकृति जो है रोक सकता है, नहीं दे सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट को फिर से, या फिर देर कर सकता है
6 महीना से कम, या फिर इज़ बाउंड टू मतलब देना बहुत ज़रूरी है, उसका देना ही है उसको। तो आपका आंसर होगा इज़ बाउंड टू गिव हिज एसेंट, ठीक है ना। हाँ, मनी बिल के केस में जो है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट को अपना स्वीकृति देना आवश्यक है, ठीक है ना वो लौटा सकता है ना ही रख सकता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल पे जो है वो दे भी सकता है अपना स्वीकृति या नहीं भी दे सकता है, ठीक है ना। देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द, मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किसका प्रोविजन नहीं है हटाने के लिए, महाभियोग चलाने के लिए। चीफ जस्टिस पे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, गवर्नर का है, वाइस प्रेसिडेंट का। चलिए, तो आंसर होगा इसमें गवर्नर। क्या? गवर्नर। गवर्नर को इम्पीच करने के लिए संविधान में प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करता है, जब चाहे प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं, बुला सकते हैं, दैट्स इट। स्टेट एंजॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट माना जाता है उसको, ठीक है ना। अब इसका कहने का क्या मतलब है, लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर जिसका फॉर्मेशन किया गया, जिसके बना स्टेट, ठीक है ना। तो आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही वो फहला था जिसका भाषाई आधार पर गठन हुआ था, जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में था। यहाँ की भाषा तेलुगु है और इसका गठन 1953 में हुआ था। इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, जहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है वहाँ प्रेसिडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, जो विधायिका से जो है इंडिपेंडेंट होता है, या फिर विधायिका पे डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है, या फिर डिपेंडेंट जुडिशियरी पे डिपेंडेंट होता है, या फिर बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस का उस पे जो है वो बाउंड रहता है। तो आंसर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर पे वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। मतलब लेजिस्लेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो एग्जीक्यूटिव हेड है, तो हेड होता है, ठीक है ना। कार्यपालिका का वो हेड होता है। और ये जैसे अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंजॉयज, स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं एंजॉय करते हैं नो राइट टू वोट इन जनरल सर्कमस्टेंसेस, जो जनरल परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं कर सकते हैं। या द रोड टू वोट ओनली इन, राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई, बराबरी की स्थिति में ही केवल वोट दे सकते हैं। फिर द राइट टू वोट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस, जो अदर्स मेंबर हाउस के वोट करते हैं वैसे ही। या द राइट टू वोट ओनली वंस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द हाउस, उस हाउस का जितना टर्म है उसमें एक बार वोट देने का। तो आंसर होगा आपका सॉरी 2 नंबर। ओके, द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई, जब बराबरी की स्थिति आती है तो ही वो वोट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कास्टिंग वोट। और कास्टिंग वोट एक और स्थिति में दिया जा सकता है जब स्पीकर को खुद ही हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाया गया है तब। विच ऑर्गन इज द कस्टडियन ऑफ द नेशनल पर्स, कौन सा इसमें तंत्र है जो कस्टडियन मतलब संरक्षक है नेशनल पर्स का? नेशनल पर्स का समझ में आ रहा है? पर्स, हाँ हाँ वही पर्स, समझा रहा हूँ ओके। तो कौन सा संरक्षक है नेशनल पर्स का? तो आंसर आपका होगा, आंसर जान लीजिए पहले, आंसर है आपका लेजिस्लेचर। ओके, मतलब विधायिका, वो क्या है आपका? कस्टडियन है नेशनल पर्स का। अच्छा, नेशनल पर्स का मतलब होता है कि पैसा, सिंपल मतलब समझिए, पर्स में पैसा लेते हो ना, वही पैसा जो गवर्नमेंट का फिजिकल अफेयर्स है, फिजिकल अफेयर्स जो गवर्नमेंट का है। ओके, डिटेल में जाएंगे तो बहुत अभी बड़ा हो जाएगा। ओके, फिलहाल सिंपल यही समझो, और यही है भी। जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, ओके, तो गवर्नमेंट का क्या है? फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल अफेयर्स है। तो लेजिस्लेचर ही फिजिकल अफेयर्स रेगुलेट करते हैं। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, तो जो संविधान सभा था उसका प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन था, मतलब अस्थाई अध्यक्ष कौन थे उसके? तो राजेंद्र प्रसाद तो परमानेंट प्रेसिडेंट हुए ना, मतलब अस्थाई, अस्थाई ऐसे परमानेंट कहा नहीं जाता है, फिर भी अस्थाई अध्यक्ष वही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और बी आर अम्बेडकर तो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ना।
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड या सेलेक्टेड? बवाल क्वेश्चन है बे। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो क्या होते हैं, अपॉइंटेड, ठीक है, वो अपॉइंटेड होते हैं। अब देखो गड़बड़ेशन यहाँ पे हुआ होगा कि यार इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड। ओके, तो इलेक्टेड क्या होते हैं? इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, फिर इलेक्टेड मतलब ही हो गया सिंपल चुनाव, चुने जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन होता है उनका, विधायक होता है, सांसद का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। अपॉइंटेड तो समझ ही गए हैं, प्राइम मिनिस्टर का होता है अपॉइंटमेंट। नॉमिनेटेड कौन होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, जो नॉमिनेशन होता है। फिर आपका लोकसभा में कुछ मेंबर्स का नॉमिनेटेड होते हैं। और सेलेक्टेड, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। सो आंसर क्या होगा? अपॉइंटेड। इन विच ईयर वॉज द हाउस ऑफ द पीपुल नेम्ड एज लोकसभा? किस साल हाउस ऑफ द पीपुल का नाम बदल के लोकसभा किया गया, ठीक है ना। पहले इंग्लिश था, फिर हिंदी किया गया, तो वह साल था 1954। 1954, ठीक है ना। हिंदी में किया गया। लोकसभा 1952 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1951 के जनरल इलेक्शन के बाद। विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर 3 लैंग्वेज फार्मूला? किस कमेटी ने 3 भाषा फार्मूला निकाला था? ठीक है, बताइए। राज कमेटी, कोठारी कमेटी, राजमन्नार कमेटी या फिर दत्त कमेटी? सिंपल आंसर है, आप लोग को ध्यान में कभी ना कभी तो आया होगा, ठीक है ना। तो सिंपल आंसर इसका है कोठारी कमेटी, ठीक है ना। इसी कमेटी ने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। 3 लैंग्वेज से बोलने का मतलब है कि हिंदी, इंग्लिश और एक मदर टंग होगा। मदर टंग पे विशेष ध्यान दिया गया इसमें। अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी लाया गया है, इसमें भी बहुत सारा बदलाव किए गए हैं। इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, नहीं तो ये बड़ा वीडियो हो जाएगी। When did the Constituent Assembly adopt national anthem? संविधान सभा है वो उसने कब जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, 26 से 2 घटा दीजिएगा आपका, जब हम लोग का रिपब्लिक मिला था उससे 2 घटा दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में, राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत है आपका हमारा वंदे मातरम। देखिए, राष्ट्रीय गान और जन गण, गान गण आया ना, तो ऐसे ही याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट सजेस्टेड फॉर द पोस्ट कॉल्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? अरे मस्त क्वेश्चन है भाई। जो कै का पोस्ट होता है उसमें किस एक्ट में सजेस्ट किया गया था, ठीक है ना। 1909 में, 1919, 1947 या 1935 में? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका 1935 का एक्ट में, ठीक है ना, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 1935 का एक्ट, ठीक है ना। उसमें ही कैग का पोस्ट को सजेस्ट किया गया था। और इस एक्ट के अंतर्गत और भी काम किए गए थे, आप जानते हैं तो जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो। जैसे फेडरल कोड बनाए गए, ठीक है ना। फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1858 एक्ट के तहत लाया गया था, उसको क्या किया गया? ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। और फिर बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होंगे। पहले 6 प्रोविंस में था, अभी भी 6 स्टेट्स में ही है, ठीक है ना। Which of the following vice president resigned from his office to contest for the office of the president? कौन से ऐसे जो उपराष्ट्रपति हैं जो अपना ऑफिस से रिजाइन किए थे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए? बताइए। आंसर आपका होगा वीवी गिरी, ठीक है ना। जब प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तब। हु कैन बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा? तो क्या है यहाँ पे है कि होते तो मेंबर राज्यसभा के हैं पर बोल सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। कौन होते हैं वो? द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा,
लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, या फिर मिनिस्टर्स हु आर मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन 4। जो मिनिस्टर होते हैं वो दोनों में बोल सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू प्रॉपर्टी। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट तो 6 होते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर हो गया अपना राइट टू लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। तो आंसर होगा इसमें राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 30 में था पहले, अब उसको हटा दिया गया है मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, वो जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई? इलेक्टोरल कॉलेज था, पीपुल ऑफ इंडिया के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा। तो आंसर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, ना कि इलेक्टोरल कॉलेज। जो अभी इलेक्टोरल कॉलेज से ही चुने जाते हैं, पर उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही चुन के गए थे। Which among the following court has the original jurisdiction to hear petition and give decision challenging election of the Lok Sabha या विधान सभा? कौन सा इसमें से कोर्ट है जिसको कि स्पेशल पावर है, ओरिजिनल उसका पावर है कि वह कोई सुनवाई या फिर डिसीजन ले सकता है अगर लोकसभा या विधानसभा में कोई अगर गड़बड़ी हो तो, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पेशल जज ऑथोराइज्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। मतलब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के केस में हाई कोर्ट के डिसीजन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी? जो एस्टिमेट कमेटी होता है उनको ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? कौन से कमेटी को? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, या प्रिविलेज कमेटी। आंसर होगा आपका फर्स्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है ना? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि दोनों का काम ऑडिट करना ही है। एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का करता है और एक कैग की रिपोर्ट का। सो बोथ इज रिलेटेड, बोथ आर ट्विन सिस्टर्स। The President of India can issue a proclamation of national emergency only on the written recommendation of। तो जो राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रीय आपात जो है घोषित करते हैं कब, किसके रिटन रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर के, या कैबिनेट के जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, या फिर संसद के? तो आंसर आपका होगा ये थर्ड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं ये, और एक मंथ के भीतर यह पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है ना? ये जो है प्रोक्लेमेशन क्या अप्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है ना? द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन डील्स विथ। जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का कमेटी होता है वो क्या किसके साथ डील करता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, म्यूनिसिपल या स्टेट लेजिस्लेशन? तो आंसर आपका होगा यस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मतलब हुआ? तो डेलीगेटेड का मतलब है पार्लियामेंट ने जो पावर डेलीगेट किए हैं रूल रेगुलेशन बनाने के लिए, उसका सही यूज हो रहा है या नहीं, ठीक है ना? यही होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के साथ डील करता है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज द चीफ ऑफ इट्स सेक्रेटेरिएट एंड इज। जो सेक्रेटरी जनरल होता है लोकसभा के, वो अपना जो सेक्रेटेरिएट होता है, सचिवालय होता है, उसका चीफ होते हैं, एंड इज, और क्या, इलेक्टेड बाय द लोकसभा के द्वारा इलेक्ट होते हैं, या फिर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट होते हैं, या फिर स्पीकर के द्वारा अपॉइंट होते हैं, या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो सही आंसर है आपका थर्ड, स्पीकर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और ये जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है, इनको कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक दिया गया है। ओके, ये सीनियर सिविल सर्वेंट होता है जिनका अपॉइंटमेंट स्पीकर द्वारा पीएम और लीडर इन अपोजिशन के कंसल्टेंट से होता है। ओके, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विद प्रायर परमिशन ऑफ द। मनी बिल्स को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके परमिशन
लेने के बाद, ठीक है ना। हाँ, परमिशन लेना ज़रूरी है, ऐसे अच्छा थोड़े लगता है। तो आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मनी बिल जो है, प्रेसिडेंट जो है इन कंसेंट देना प्रेसिडेंट को ज़रूरी है। ये बिल को लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बिल को लौटा नहीं सकते हैं, ना ही रख सकते हैं, इनको कंसेंट देना इस पे ज़रूरी है। और लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा नहीं। हाँ, राज्यसभा में ये बिल जाती है, पर राज्यसभा 14 दिन के लिए रख भी सकता है, ठीक है ना। और अगर 14 दिन नहीं रखता है, 14 दिन से ज़्यादा रखता है, तो उसको राज्यसभा का कोई इसमें वैल्यू नहीं है, बिल वैसे भी पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स इट। द हाई कोर्ट विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस एज। जैसे हाई कोर्ट में पहला जो वुमेन चीफ जस्टिस बनी, पहला वुमेन चीफ जस्टिस, वह यह जो है किस कोर्ट में बनी, किस हाई कोर्ट में बनी, ठीक है ना। तो गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश, बताइए आंसर इसका। इसका आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है क्या, हिमाचल प्रदेश में ही। और पहला जो वुमेन चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की, वह थी लीला सेठ, और वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ही पदस्थापित थी। और कमेंट में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी। आसान है, पर बताइएगा। टोटल असेंबली सेगमेंट्स इन दिल्ली आर, कितने टोटल सेगमेंट्स हैं, मतलब सीधे समझिए ना, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से, तो कितने हैं, 70 हैं, ठीक है, 70। A unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hands of। जो संघीय व्यवस्था होती है किसी भी देश की, उसमें सारा पावर एक ही हाथ में होता है। और कौन हाथ होता है भाई, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ, ठीक है ना। उसी के हाथ में सारा पावर्स होते हैं। पर इंडिया में नहीं है। तो बोला गया है कि इट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, बट फेडरलिज्म का भी यहाँ पे अंश पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। Which innovative discussions process is introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary system? आह, चलो, कुछ तो सुकून आया, कुछ तो इनोवेशन किया खुद इंडिया ने। तो कौन सा इनोवेटिव डिस्कशन जो पार्लियामेंट होते हैं, तो खुद भारत का कौन सा है। ओके, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, रेजोल्यूशन या प्रेसिडेंशियल स्पीच। आंसर होगा आपका जीरो आवर। ओके, ये इंडिया का ही इनोवेशन है, ठीक है ना। और जीरो आवर का मतलब क्या होता है, जीरो आवर मतलब जो क्वेश्चन आवर होते हैं, जो क्वेश्चन आवर होते हैं, और पार्लियामेंट के रेगुलर बिजनेस के बीच वाला जो समय होता है, वही क्या होता है, आपका जीरो आवर का आता है। इसमें आप बिना पूर्व सूचना के मैटर रख सकते हैं, ठीक है ना। इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो अगर कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का काम हो, स्टेट गवर्नमेंट को सौंपना हो, देना हो, तो प्रेसिडेंट कैसे करता है, वो कैसे, ठीक है ना। इन हिज डिस्क्रेशन, मतलब अपना ही विवेक से, ठीक है। इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से इंडिया के, या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के कंसल्टेशन से, या फिर स्टेट गवर्नर के कंसल्टेशन से। तो आंसर आपका होगा थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो भी सरकार है स्टेट के, उससे कंसल्टेशन करके ही वो असाइन करता है किसी काम को, ठीक है ना, गवर्नर का नहीं, ठीक है ना, गवर्नर का नहीं, गवर्नमेंट का, ठीक है ना। Which one of the following committees is not a standing committees of the parliament? Standing committees, खड़ा committees, ठीक है ना। चलो, नहीं, वो खड़ा मत समझ लेना, ठीक है ना। तो इसमें से जो है कौन स्टैंडिंग कमेटी नहीं है पार्लियामेंट के, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, या फिर कंसल्टेटिव कमिटीज टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपका आंसर होगा फोर्थ, कंसल्टेटिव कमिटीज टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। अब स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है परमानेंट कमेटी, ठीक है ना। अस्थाई कमेटी होते हैं, और एक और होता है एडहॉक कमेटी, जो टेम्पररी होता है। Which of the following is not a tool of legislative control over administration in India?
ओके, कौन सा इसमें टूल नहीं है, ओके, लेजिस्लेटिव कंट्रोल करने का, ओके, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, प्रशासन पे, ओके, कौन सा इसमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं है। लेजिस्लेटिव मतलब कि जो भी लेजिस्लेशन में होते हैं, तो कौन है भाई, तो डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, रिजोल्यूशंस, क्वेश्चंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आंसर आपका होगा डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। डिसोल्यूशंस का मतलब ये होता है खत्म, भंग, ओके, फिर से जनरल इलेक्शन होगा तब नया सेशन स्टार्ट होगा, ओके, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। सो डिसोल्यूशन टूल्स नहीं है, ये तो सीधा खत्म कर दे रहा है भाई। रिजोल्यूशंस, रिजोल्यूशंस क्या होता है, रिजोल्यूशंस पार्लियामेंट में लाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट का अटेंशन मिले किसी पब्लिक इंटरेस्ट पे, ओके। और फिर क्या है, क्वेश्चंस, क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। और एक क्वेश्चन आवर्स हैं जो मिनिस्टर लोग पूछते हैं कोई पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके पार्लियामेंट लाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाया जाता है। सो आंसर आपका होगा डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स, कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेज म्यूनिसिपल इलेक्शंस अंडर। जो स्टेट इलेक्शन, जो राज्य के इलेक्शन आयोग होते हैं, चुनाव आयोग, वे म्यूनिसिपल इलेक्शन करवाते हैं नगर निगम का, ठीक है। तो वो जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत, नगर निकाय का, तो वो है आपका 243 के, 243 के, ठीक है ना, 243 के अंदर। From which one of the following country Indian Constitution borrowed the feature the written Constitution? लिखित संविधान कहाँ से लिया गया? सिंपल मतलब यूएसएसआर, पहले जो सोवियत संघ था हमारा, अब रूस हो गया, बट मतलब रूस क्या हो गया, बट के बहुत सारे देश हुए जिसमें एक रूस भी है, यूके, यूएस और जापान। आंसर होगा आपका, सिंपल जानिए, आंसर होगा आपका यूएस। यस, यूएस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो यूएसएसआर से क्या लिया गया था, तो यूएसएसआर से 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, और आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य लिया गया था। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और आपका यूएस से लिया गया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहीं क्या सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट दिया गया था वहीं से। दैट्स इट। Which parliament committee in India is normally chaired by a prominent members of the opposition? कौन सा जो कमिटीज है संसद के, वो नॉर्मली चेयर किए जाते हैं ऑपोजिशन के प्रोमिनेंट मेंबर्स, ठीक है ना, द्वारा। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, एस्टिमेट्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बताइए आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, ठीक है ना। पहले रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स द्वारा इसको मतलब चेयर्ड किया जाता था, अध्यक्ष होते थे, पर 1967 से अपोजिशन के मेंबर्स द्वारा किया जाने लगा, 1967, 1967 से, ठीक है ना। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। दैट्स इट। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। मतलब कौन सा प्रेसिडेंट है जो अनअपोज्ड मतलब निर्विरोध इलेक्टेड हुए थे, कोई इनका विरोधी नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ठीक। अब इनको, इनके क्रम को भी याद रखिएगा, ठीक है ना, मतलब इनके कार्यकाल का क्रम को भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। अच्छा, अब वाइस प्रेसिडेंट किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा, या फिर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टेड समझ में आ रही है ना, इलेक्टेड क्यों जोर दिया गया है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का भी। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं, जो प्रेसिडेंट में होते हैं, प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, विधानसभा के, ओके। और उसमें यूनियन टेरिटरी के भी होते हैं,
जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं उसका सदन उसका लेजिस्लेचर में, ओके। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में केवल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इन रिलेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज, स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन में लोकल गवर्नमेंट कैसा काम करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट अथॉरिटी, डेलीगेटेड अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी या फिर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो आंसर आपका होगा डेलीगेटेड अथॉरिटी, ठीक है ना, न कि कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब सहयोग करना, नहीं, सहयोग नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। सुपीरियर भी नहीं होते हैं लोकल गवर्नमेंट, और ना ही इंडिपेंडेंट होते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट करते हैं डेलीगेटेड, मतलब जो काम उनको सौंपा जाता है, ठीक है ना। जो फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर डेलीगेट करती है, सौंपती है, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट उसी को परफॉर्म करती है, इसलिए ये क्या हुआ, डेलीगेटेड अथॉरिटी। When was the Public Service Commission the original version of the UPSC setup? जो ओरिजिनल वर्जन था यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का था, वह कब गठित हुआ, कब बना, ठीक है ना। तो आंसर आपका है 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को। और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। फिर 1950 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ठीक है ना, संवैधानिक स्टेटस इसको मिल गया। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, मेनली बाय, तो जो संसदीय व्यवस्था होती है, ओके, और जो ये राष्ट्रपति वाला व्यवस्था होती है, गवर्नमेंट होती है, वो अंतर है उसमें मेनली बाय। कैसे अंतर है, इट्स फेडरल नेचर के चलते हैं, या फिर द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हैं, या फिर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के, या फिर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के चलते हैं। तो आपका आंसर होगा इसमें द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशन, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका का जो संबंध होता है उसमें ही अंतर है, बेसिक रिलेशन, बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में, गवर्नमेंट में वही। मतलब जो है, मतलब क्या है भैया, मतलब यही है कि जैसे पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी काम होते हैं उनका लेजिटिमेसी जो है, ठीक है ना, वो संसद में डिसाइड होता है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंशियल में उल्टा है, जो संसद का काम है प्रेसिडेंट देखता है, वन मैन आर्मी है वहाँ का, ठीक है ना। इन इंडियन पार्लियामेंट अ बिल में बी सेंट टू अ सिलेक्ट कमेटी, भारतीय संसद में अ बिल में बी सेंट टू अ एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, आफ्टर द सेकंड रीडिंग के बाद, आफ्टर जनरल डिस्कशन ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग, सेकंड ड्यूरिंग का जो जनरल डिस्कशन होता है उसके ही दौरान, या फिर एट एनी स्टेज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द स्पीकर, मतलब स्पीकर के आदेश से, ओके, या उसके विचार से, कभी भी किसी भी स्टेज में। तो आंसर आपका होगा सिंपल वही 4, कभी भी भेजा सकता है अगर स्पीकर चाहे तो। द डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ अ गवर्नर इज लिमिटेड इन, जो डिस्क्रेशनरी पावर्स होता है गवर्नर का, वह लिमिटेड होता है कहाँ पे, मतलब सिंपल पावर समझिए ना, अपना विवेक पावर जो है, तो वो अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में, या मिनिस्ट्री के डिसमिसल में, ख़त्म करने में, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द भंग करने में विधानसभा को, या फिर एसेंट टू बिल्स। तो आंसर होगा आपका एसेंट्स टू बिल्स, ठीक है ना। यहीं गवर्नर का पावर जो है लिमिटेड होता है, राष्ट्रपति का यहाँ पावर ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ज़्यादा क्या, राष्ट्रपति की पावर होती है एसेंट बिल में, बिना राष्ट्रपति के परमिशन का कोई भी बिल पास होता नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ये है कि जब गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखता है, और प्रेसिडेंट उस बिल को संसद के रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, फिर यह बिल लौट के प्रेसिडेंट के पास आता है, ना कि गवर्नर के पास, ठीक है ना। और उनका ही जो डिसीजन है वो सर्वमान्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज़ नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा, किस कमिटीज़ में, स्टैंडिंग कमिटीज़ में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है, कोई एमपी नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। तो आंसर आपका होगा इसमें से एस्टिमेट कमेटी, ओके। एस्टिमेट कमेटी में ही 30 मेंबर होते हैं, और 30 मेंबर क्या होता है, लोकसभा से ही होते हैं, ओके। और एस्टिमेट कमेटी का काम है आपका, एक फाइनेंशियल कमेटी है जो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है।
इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम? नॉन कांग्रेस मतलब कांग्रेस का नहीं सरकार बनी किस स्टेट में पहली बार? वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, पांडिचेरी या फिर केरला में? आंसर होगा आपका सिंपल सिंपल सिंपल, आंसर होगा आपका केरला। ठीक है, और उस समय चीफ मिनिस्टर आपका थे EMS नाम बुद्रीपद। ठीक है। What constitutional provision enables the central government to provide reservations in the jobs and educational institutions for the weaker sections of the society? Weaker sections के लिए किस आर्टिकल में जो है के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है जॉब्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत। और आर्टिकल 17 तो आप जानते हैं अनटचेबिलिटी, बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है उसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आर्टिकल 16 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल? कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल में कौन सा स्टेट इंक्लूडेड नहीं है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। ठीक है ना। बाकी जो इसमें राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, यूपी के भी कुछ भाग को कवर करती है, सो इसमें एमपी नहीं होगा। द मिनिस्ट्री समटाइम्स रिफर टू एज ग्रीन मिनिस्ट्री इन इंडिया इज मिनिस्ट्री ऑफ? कौन से मिनिस्ट्री को ग्रीन मिनिस्ट्री भी रिफर किया जाता है? ठीक है ना, मतलब हरा मंत्रालय कह सकते हैं, सो कॉल्ड। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट एंड लैंडस्केपिंग। तो हमारा IQ यही कहता है कि सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट तो ग्रीन होने से रहा, एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड लैंडस्केपिंग भी हमारा जो है ग्रीन होने से रहा। तो अब फिर भी कन्फ्यूजन दो में, तो आंसर जान लीजिए। आंसर होगा आपका बी नंबर, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। देखिए इजी है, पर सिमिलर टाइप के मिनिस्ट्री आने से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। Which one of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic features of the Indian Constitution? तो इसमें से कौन सा जो केस है, कौन सा जजमेंट है, वो ये बताया था कि जो सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म है वो बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोग को पता होना चाहिए कि बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कौन सा जजमेंट इसमें बताया था? तो पहला है केशवानंद भारती केस, SR बोमई केस, इंदिरा साहनी केस या फिर मिनर्वा मिल्स केस? तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका होगा SR बोमई केस। ओके, SR बोमई केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ही ये जजमेंट किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत सेकुलर और फेडरल दोनों है। सेकुलर वर्ड जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल में जोड़ा गया था, जबकि फेडरल का कहीं भी जिक्र नहीं है। आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, तो यूनियन का मतलब कतई नहीं है कि सारा पावर एक ही हाथ में है। यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सो फेडरलिज्म जो है बेसिक फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अब यूनियन ऑन फेडरल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, खैर आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। Which commission made the recommendations which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the states Punjab and Haryana? किस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया जिससे पंजाब और हरियाणा स्टेट्स का क्रिएशन हुआ? बताइए, मतलब वो बेसिस बना, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा स्टेट का क्रिएशन के लिए। धर कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन या फिर महाजन कमीशन? बताइए, आंसर होगा आपका शाह कमीशन। क्या होगा? शाह कमीशन। ठीक है, और यह 1966 में गठित किया गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 डील्स विद, जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 का, वह किससे रिलेटेड था? यूनियन टेरिटरी से, डिफेक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, दल बदल से, एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन के एक्सटेंड करने से, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस, प्रीवी पर्सेस जो थे उनको ख़त्म करने से? तो चलिए आंसर इसका होगा
ये डिफेक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, दल बदल से वो रिलेटेड था आपका 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अनुसूची ये 10 के अंतर्गत आता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुसूची जो शेड्यूल 10 है वो इसमें क्या है, ठीक है ना। तो डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, मतलब कि अगर एक पार्टी से, ठीक है ना, अगर कोई पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है कुछ कंडीशन में, तो वह संसद का सदस्यता खो देगा। जैसे कोई भी निर्दलीय पार्टी से लड़ा आदमी इलेक्टेड हुआ, आदमी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है उस कंडीशन में, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट के कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, और फिर अपनी पार्टी के दिशा निर्देश के खिलाफ अगर वह संसद में कोई भी एमपी जो है संसद में वोट करता है, तो या फिर वह अगर वह जिस पार्टी से इलेक्टेड होकर आया है उसका अगर मेंबरशिप को अपना इच्छा से अगर वह छोड़ता है तो उस कंडीशन में, ये कंडीशन है कि मतलब दल बदल के, ठीक है ना। पहले तो ऐसे ही था कि उठो इधर से उधर चले जाओ, लेकिन फिर ये अमेंडमेंट आने के बाद कुछ सुधार हुई। द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेंट। जो जॉइंट सेशन होते हैं, संयुक्त जो सत्र होता है सदन का, वो बुलाया जाता है ओनली इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपदा के केवल केस में। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, कोई बिल एक हाउस के द्वारा पास हुआ बट अदर हाउस उसको रिजेक्ट किया, या फिर टैक्सेज अप्रूव्ड बाय वन हाउसेज आर रिजेक्ट बाय द अदर हाउस, या फिर टैक्सेज एक हाउस के द्वारा पास हुआ और एक के द्वारा रिजेक्ट हुआ, या फिर बोथ 2 और 3। तो आपका आंसर होगा इसमें बोथ 2 और 3। मतलब अगर कोई बिल या टैक्सेस एक हाउस के द्वारा अप्रूव्ड होता है और एक हाउस के द्वारा रिजेक्ट होता है, उस केस में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और ये ज्वाइंट सेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जाता है, पर प्रिसाइड किया जाता है स्पीकर द्वारा। बूझें, ये कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन भी जाता है अगर बढ़िया से नहीं आप जानेंगे कि अध्यक्षता कौन करता है, बुलाता कौन है। तो प्रेसिडेंट इसको बुलाता है और अध्यक्षता करता है आपका स्पीकर। अभी तक केवल 3 ही बिल ज्वाइंट सेशन में पास हुए। पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। जो पोस्टल वोटिंग होते हैं उसको और क्या बोला जाता है, तो सिंपल है, उसको और बोला जाता है आपका प्रॉक्सी वोटिंग। पोस्टल से सीधे मतलब है आपका पोस्ट का। ऐसे हम लोग तो डायरेक्ट बूथ पे जाके इलेक्शन करते हैं, मतलब अपना वोट देते हैं, पर पोस्टल से मतलब हो गया कि आपका जो लोग सक्षम नहीं हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो पोस्ट के द्वारा उनका वोट जाता है ऑथोरिटी के पास, ठीक है ना, रिलेटेड ऑथोरिटी के पास, वही होता है पोस्टल वोटिंग। हाउ मेनी रीडिंग्स डज अ नॉन मनी बिल हैव इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो नॉन मनी बिल होते हैं उनके कितने रीडिंग होते हैं ईच हाउस में, प्रत्येक हाउस में पार्लियामेंट के, तो आंसर आपका होगा 3। 3 रीडिंग होते हैं, फिर प्रेसिडेंट अपना स्वीकृति देते हैं, तब जाके ये एक्ट बनता है। अच्छा, मनी बिल और नॉन मनी बिल ये पता है ना कि गड़बड़ेशन गड़बड़ेशन नहीं ना है। चलिए, नहीं पता है तो आगे बताया जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉय। कौन आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व लाभ एम्प्लॉय को, तो कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 42 आर्टिकल में, ठीक है। तो यह सब आर्टिकल को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर हमारे आँख के सामने रहता नहीं है। और आँख के सामने जैसे रहने का मतलब है जैसे फंडामेंटल राइट्स 12 से 32 हम लोगों को पता है, अक्सर आते रहते हैं। सिटीजनशिप है, 5 से 11 है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, पंचायत म्यूनिसिपलिटीज़ है। तो ये सब क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना जो है ज़रूरी है। द सिस्टम ऑफ प्रिवी पर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मर रूलर्स इन इंडियन स्टेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस वाज एबलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू। जो प्रिवी पर्सेज दिया जाता था, कुछ अनुदान दिया जाता था, ठीक है ना, फॉर्मर रूलर्स, इंडिया के फॉर्मर रूलर को इंडिपेंडेंस के पहले वो ख़त्म कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के तहत? तो वो है आपका 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। Which of the following taxes is exclusively and totally assigned to the central government by the constitution? कौन सा इसमें जो टैक्स है वो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव जो राइट्स होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट दखल नहीं दे सकता है। तो आंसर है आपका क्या? कॉरपोरेशन टैक्स। ओके, न कि स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स या नो रेलवे फेयर्स। ओके, आंसर होगा आपका कॉरपोरेशन टैक्स।
और ये कॉरपोरेशन टैक्स होता है क्या है? अच्छा, आर्टिकल 246 में टैक्स का कंट्रीब्यूशन दिया है क्या, सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर की वाला, ओके। और कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स इम्पोज्ड ऑन द नेट इनकम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेट इनकम पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, ओके, उसी को क्या बोलते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स। द सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? पहला आप जानते हैं सुकुमार सेन थे, और दूसरा भी जान लीजिए, के सुंदरम, ठीक है ना, के सुंदरम। और जो है आर्टिकल 324 या 329 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भाग 15 में है। वैसे तो प्रेसिडेंट इसका मेंबर टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है, पर फिलहाल इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिनका सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। A member of parliament will lose his membership of parliament if he is continuously absent from the sessions for, कोई भी सांसद जो होते हैं अपना वो सदस्यता खो देंगे संसद का, कब, किस कंडीशन में, कितने दिन तक एब्सेंट रहता हूँ? आंसर होगा आपका 60 डेज, ठीक है।